वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नोबल अकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अपना वो है समय का मापन। समय के मापन को कैसे किया जाता है। अलग अलग सदी के अंदर, अलग अलग शताब्दियों के अंदर, अलग अलग समय पर लोगों ने समय के मापन हेतु अलग अलग इकाइयाँ, अलग अलग उपकरण काम में लिए। पहले तो कहा कि भाई सूर्य उदय हुआ और वापस अस्त के बाद वापस जब सूर्य उदय हुआ तो इसको बोला एक दिन। अब एक दिन को कैसे कहा जाए तो कहते थे 4 पहर होती है एक दिन के अंदर। वो ऐसा कुछ उन्होंने कुछ अपना सिस्टम बनाया था, क्योंकि उस समय घड़ियाँ थी नहीं अपने पास मापन में, लोगों के पास अलग अलग अपने उपकरण थे। तो सबसे पहले एक दिन बराबर लोगों ने कहा 24 घंटे। भाई दिन में 24 घंटे ही क्यों होते? क्योंकि ये जो 24 का जो आंकड़ा है ये आसानी से 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से डिवाइड हो जाता है। यदि किसी आदमी को कहीं पर चौकीदारी करनी हो तो के भाई 12 घंटे तू कर और 12 घंटे मैं करूँगा, ताकि उसमें कोई झंझट ही नहीं रहे अपने पास। यदि 3 लोगों को चौकीदारी करनी हो तो भी वो आसानी से 24 को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 4 लोगों को पहरेदारी करनी होती है तो 4 लोग भी आसानी से इसको घंटे में डिवाइड करके 4 से डिवाइड करके आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने ये 24 घंटे बनाए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। यदि समय को बांटा भी जाए तो हमेशा वो जो पार्टीशन आएगा वो समान आएगा। और यही मिनट की कहानी और यही सेकंड की कहानी है। पुराने समय में जो समय का मापन किया जाता था वो स्प्रिंग वाली घड़ियों से, किससे? स्प्रिंग वाली घड़ियों से किया जाता था। स्प्रिंग घड़ियों से, स्प्रिंग वाली घड़ियों से समय का मापन किया जाता था। बाद में समय बीता, आविष्कार होने लगे और आविष्कार होने के बाद हमारे पास आई क्वार्ट्स घड़ियां। क्या आई? क्वार्ट्स घड़ियां। अब इन स्प्रिंग की घड़ियों से जो समय का मापन किया जाता था वो मापन इतना अधिक शुद्ध नहीं होता था। ये मापन क्या होता था? अशुद्ध मापन होता, मतलब इसमें कोई न कोई त्रुटि आ जाती थी। मतलब अपने पास 2 घड़ियां स्प्रिंग वाली और इससे समय का मापन किया तो एक दिन के बाद जब देखा तो एक घड़ी 5 मिनट आगे हो गई या 5 मिनट पीछे हो गई, ऐसा कुछ चक्कर इसमें हमेशा आता था। किसमें? स्प्रिंग वाली घड़ियों में, जिसमें स्प्रिंग लगी होती थी। उसके बाद क्वार्ट्स घड़ी आई तो इसमें भी काफी दिक्कतें आने लगी, है ना। ये इसमें भी समय का जो मापन है वो अधिक यथार्थ नहीं होता था। अब हाल फिलहाल में जो घड़ियां काम में ली जाती है वो घड़ियां अपने पास है परमाणविक घड़ियां। परमाणिक घड़ियां अभी हाल फिलहाल में जो घड़ियां काम में ली जाती है वे कौन सी घड़ियां है? परमाणविक घड़ियां होती है। अपने भारत के अंदर कुल 4 परमाणविक घड़ियां हैं। कितनी हैं? 4। कहां पर? भारत में। इसका नाम क्या है? CS 133 133 CS 133। CS का मतलब यहाँ पर है CGM से, CGM 133। तो इंडिया के अंदर जो समय का मापन किया जाता है वो किया जाता है परमाणविक घड़ियों से। परमाणविक घड़ियां वे घड़ियां होती है जिससे समय का जो मापन है वो अधिक शुद्धता के साथ किया जाता है। और कहने का मतलब ये है कि इन घड़ियों की शुद्धता इतनी होती है या इनकी एक्यूरेसी इतनी होती है कि इनके समय में जो त्रुटि है वो 1 वर्ष में 3 माइक्रोसेकंड की ही होती है। केवल मतलब ये जो घड़ियां हैं वो 1 साल के बाद इतनी सी त्रुटि हमें देगी। कितनी? 3 माइक्रोसेकंड। मतलब यदि आप इसको माइक्रो को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो आंकड़ा आएगा वो आ जाएगा 3 × 10⁻⁶ सेकेंड। कितना? 3 × 10⁻⁻6 सेकेंड। यदि आप इसको और ज़्यादा लिखोगे तो ये अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 3 सेकेंड। मतलब इतना सा समय वो थोड़ा सा उसमें डिले हो जाएगा या वो थोड़ी सी वो आगे या पीछे हो जाएगी। मतलब 1 सेकेंड का भी कितनावा भाग है
कम से कम छठवां भाग है, कितना बहुत ज़्यादा कम है। मतलब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 शून्य, उसके बाद एक अंक आ रहा है। मतलब ये घड़ियाँ इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है कि एक साल में केवल त्रुटि जो है वो केवल इतनी सी होगी। मतलब 1 सेकंड की त्रुटि होने में इनमें कई सालों लग जाते हैं यहाँ पर। और घड़ी 1 सेकंड भी इसमें पीछे आगे नहीं होती है, होती तो बहुत कम होती है, जिसको अपन नगण्य मान सकते हैं। तो ये अपने पास एक खूबी होती है किसकी, परमाणुविक घड़ियों की। तो वापस अपने पास भारत के अंदर जो परमाणुविक घड़ियाँ काम में ली जाती है वो कौन सी होती है, सीजियम 133। कौन सी होती है, सीजियम 133। भारत के अंदर जो परमाणुविक घड़ी काम में ली जाती है वो कौन सी होती है, सीजियम 133। अब इसके अंदर इसको ये सीएस को सीजियम क्यों कहते हैं, क्योंकि सीजियम जो अणु होता है या सीजियम जो परमाणु होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सभी परमाणुओं से क्या होती है, सबसे अधिक होती है, या उसकी जो वाइब्रेशन है वो सबसे अच्छे वाइब्रेशन माने जाते हैं सीजियम परमाणुओं के। ठीक है। और हाल फिलहाल इंडिया के अंदर अपने पास ये सीजियम 133 घड़ियाँ यूज की जाती है। और कितनी जगहों पर लगी हुई है, ये 4 जगहों पर लगी हुई है। तो इस प्रकार ये समय का मापन यहाँ पर हमारे पास किया जाता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपने पास अगला जो टॉपिक अपने पास है वो है द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन कैसे किया जाता है। अलग अलग समय पर द्रव्यमान का मापन अलग अलग तरीकों से किया जाता था। कोई तुला, कोई बाट आदि से यहाँ पर मापन किया जाता था। उसके बाद जो ये परमाणु होते, जो आयंस होते, इनके द्रव्यमान को मापने के लिए स्पेक्ट्रोग्राफ काम में लिया जाता है। क्या, स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ किसको, परमाणु या आयन, इनके द्रव्यमान को मापने के लिए हमें स्पेक्ट्रोग्राफ की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी नाभिक का द्रव्यमान मापना है, किसी अणु के या किसी परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस का द्रव्यमान मापना है, तो न्यूक्लियस के द्रव्यमान को मापने के लिए हम एक विशेष इकाई काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं, AMU। ए को बोलते हैं एटॉमिक, एम को बोलेंगे मास और यू को बोलेंगे यूनिट, है ना। एमयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। और हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब एमयू का जो संकेत है वो एमयू भी होता है और इसको कहीं कहीं केवल यू से भी लिखा जाता है। तो जितने भी नाभिक होते हैं उनके द्रव्यमानों को मापने के लिए हम एएमयू इकाई काम में ली जाती है। और ये द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, एमयू होती है। द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई होती है एमयू। अब एक एमयू कितना होता है ये अपन देखेंगे यहाँ पर, एक एमयू। ठीक है। अब हम एक एमयू किसको बोलेंगे, तो हमारे पास एक तत्व है कार्बन C612। ये कोई कार्बन का समस्थानिक है। कार्बन C612 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टा 12। क्या, कार्बन C612 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां जो भाग होता है उसे एक एमयू कहा जाता है। यदि एक एमयू की परिभाषा लिखे तो आप लिख सकते हो कार्बन C612 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, 1 एमयू कहलाता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर आगे।
यहाँ पर। अब बात ये आती है कि सर एक MU होता कितना है, क्या एक MU होता कितना है? तो एक MU जो होता है अपने पास 1 MU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। कितना होता है एक MU? 1.66 10 की घात -27 kg होता है। उसके बाद एक आती है और इकाई यहाँ पर चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, ये चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? अभी हमने बात की यहाँ पर द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई, तो द्रव्यमान की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? MU होती है। और बात की जाए द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई, तो द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई होती है चंद्रशेखर सीमा। अब बात ये आती है कि सर एक चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, क्या एक चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? तो अपने पास हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक चंद्रशेखर सीमा, शेखर सीमा बराबर 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। क्या एक चंद्रशेखर सीमा जो होती है वो 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान होता है। और सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? 2 गुना 10 की घात 30 kg होता है। एक बार आप देख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है ना, एक बार इसको देख लीजिए। उसके बाद अपन देखेंगे कि सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 2 गुना 10 की घात 30 kg। तो ये हो जाएगा 1.4 गुना 2 गुना 10 की घात 30 kg। कितना? 30 kg। अब अपने पास यहाँ पर एक आंकड़ा आ जाएगा कि एक चंद्रशेखर सीमा में कितना होता है, ठीक है। तो एक चंद्रशेखर सीमा अपने पास हो जाएगा 2.8 गुना 10 की घात 30। कैसे? वही 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.8 इंटू 10⁻30 kg। एक चंद्रशेखर सीमा, तो CS लिमिट, ये अपने पास आ गया आंकड़ा। एक चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? 2.8 इंटू 10⁻30 kg। तो इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ा? समय का मापन पढ़ा और द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है MU, और द्रव्यमान की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है चंद्रशेखर सीमा। तो एक चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? 2.8 इंटू 10⁻30 kg। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, बाकी सब पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में।